नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कल अपन ने जो ली सतेली का जो सिद्धांत था वो अपन ने पढ़ लिया था। आज उसके कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी कि जो ली सतेली ने सिद्धांत दिया था कि किसी अभिक्रिया में ताप दाब और सांद्रण का क्या प्रभाव होता है, तो वो अपन आज इसमें देखेंगे। तो ली सतेली सिद्धांत के जो अनुप्रयोग हैं इनको क्या है कुछ भागों में डिवाइड किया गया, जैसे कि भौतिक साम्य है ना, या जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक परिवर्तनों के साम्य। इसी के प्रकार अपन रासायनिक परिवर्तन है ना वो पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तनों के साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी अपन इसमें देखेंगे भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर। तो जो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, तो उसके साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप दाब, ठीक है ना, और सांद्रण का। तो पहले इसमें अपन देखेंगे ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो जो ठोस होता है, ठीक है ना, किसी द्रव में है ना कैसे अगर घुलता है कि नहीं घुलता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि घुलने पर या घुलने पर क्या होते हैं ऊष्मा अवशोषित करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊष्मा का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें अपन कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि जो KNO3 होता है, जो KNO3 है, यदि अपन इसको घोलेंगे KNO3, तो ये घुल करके क्या है ये ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है ये जल में घुल करके है ना ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे इसकी क्या है विलेयता बढ़ जाती है। तो इसकी क्या होती है विलेयता बढ़ जाती है, इसकी विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो KOH है, यदि उसको अपन पानी में घोलेंगे तो वो ऊष्मा को क्या उत्सर्जित यानी बाहर निकालता है। तो इस कंडीशन में उसकी जो विलेयता है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, या जो घुलनशीलता है उसकी है ना कम हो जाती है। जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताप बढ़ाएंगे अपन के जैसे कि KOH है, KOH, तो इसकी जो क्या है जो विलेयता है या जो घुलनशीलता है बढ़ जाती है, उसकी घुलनशीलता क्या है कम हो जाती है, इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है ताप बढ़ाने पर। तो अपन लिखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर, जैसे कि KNO3 है, जल में घोलेंगे तो ऊष्मा को क्या है ये अवशोषित करता है, जिससे ताप बढ़ाने पर इसकी जो घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब KOH है, ठीक है ना, इसको जब अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है ना, पानी में घोल करके तो ये क्या है ऊष्मा को बाहर निकालता है, और ऐसे इसका अपन ताप बढ़ाएंगे तो इसकी घुलनशीलता क्या है कम हो जाती है, इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। इसी प्रकार इसमें और भी आ जाता है NaOH भी है और CaOH का होल ट्वाइस भी है। इसके बाद आता है ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव। जो ठोस है, ठीक है ना, तो उसके गलनांक पर है ना दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उच्च दाब पर ठोसों के गलनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। जैसे अपन है ना ठोसों का उसमें प्रेशर लगाएंगे तो उसके गलनांक भी क्या हो जाते हैं उच्च हो जाते हैं। इसके बाद अपन अगला देखेंगे जल के बाष्पीकरण पर, जो जल के बाष्पीकरण का ताप एवं दाब का प्रभाव। तो जो बाष्पीकरण की क्रिया होती है इसमें क्या होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है ना। जल के बाष्पीकरण में ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा जो बाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। और यदि इसका दाब बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, दाब बढ़ने पर बाष्पीकरण तेज हो जाता है। तो लीसा तेलिए के सिद्धांत के अनुसार इसमें होता है ना कि जल के जैसे बाष्पीकरण है तो उसमें क्या है अवशोषित होती है, जिससे जल का बाष्पीकरण होता है ना, ताप बढ़ाने और दाब बढ़ाने, है ना, तो उस कंडीशन में जो बाष्पीकरण की क्रिया है वो तेज हो जाती है। इसके बाद है द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। यदि अपन प्रेशर लगाएंगे तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। इसी आधार पर है ना जो प्रेशर कुकर होते हैं या घरों में जो खाना जो दाल चावल वगैरह बनाने वाले जो कुकर होते हैं
ठीक है ना, तो वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यदि उनमें प्रेशर है ना, प्रेशर पड़ता है उसमें है ना, प्रेशर कुकर में नाम नहीं प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, तो उसमें प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होता है, जो गलनांक है वो क्या है, उसका मान बढ़ जाता है। और जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो जो खाना है वो जल्दी गल जाता है, ठीक है ना। तो द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ही अपन उसका दाब बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो उसका क्वथनांक क्या है ना, बढ़ जाता है। और जो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं है ना, तो ऊंचाई पे क्या है, वायुमंडलीय दाब का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, इसलिए वहाँ का जो क्वथनांक है वो भी कम हो जाता है, और इस वजह से जो खाना है वो क्या है, देर से पकता है। तो इस तरीके से अपन ने ये भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर है ना, ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन ने देखा। अब इसके बाद अपन देखेंगे रासायनिक परिवर्तनों के साम्य पर प्रभाव। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तनों के साम्य पर, है ना, कि जो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, उनके साम्य पर है ना, ताप और दाब और सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें दाब का प्रभाव है। इन तीनों का प्रभाव है ना, इस समीकरण के द्वारा, जो इस विधि है अमोनिया निर्माण की, जो हेबर विधि है ना, तो इस समीकरण के आधार पर अपन तीनों को ही स्पष्ट करेंगे, जिसमें दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव और सांद्रण का प्रभाव अपन देखेंगे। तो इसमें क्या है, उच्च दाब रखा जाता है, ठीक है ना, जैसे ही इस अभिक्रिया में या जो विधि है इसमें यदि अपन प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो अमोनिया का निर्माण भी क्या है, ज्यादा होने लगता है। इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 मोल लिया जाता है और हाइड्रोजन के 3 मोल, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल का निर्माण करते हैं। यानी कि इससे अपन को पता चलता है कि इसमें जो आयतन है वो कम हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के है ना 3 मोल है, टोटल 4 मोल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो अमोनिया है वो केवल 2 मोल ही बन रही है। तो इससे अपन को पता चलता है कि इसमें आयतन में क्या है, कमी हो जाती है, या जो मात्रा है वो कम होती है। इसके अलावा इसमें जो ऊर्जा है ना, 22,400 कैलोरी इसमें ऊर्जा क्या है ना, लगती है इसमें। लीसा तेलिया के अनुसार है ना, जो दाब का प्रभाव है वो आयतन की कमी के साथ क्या है, निरस्त हो जाता है। तो जैसे ही अपन इसमें यदि अपन दाब बढ़ाएंगे तो अमोनिया का निर्माण भी क्या है, वो ज्यादा हो जाता है। तो अमोनिया का निर्माण यदि अपन ज्यादा चाहिए तो उसका दाब क्या है, अपन को बढ़ा सकते हैं, है ना, बढ़ा देते हैं। इसलिए इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो 200 ATM रखा जाता है। इससे क्या है, अमोनिया का निर्माण क्या है, अधिक से अधिक हो सके। और दाब की वृद्धि का जो प्रभाव है आयतन में है ना, कमी के कारण ये निरस्त हो जाता है ना, इसलिए उपरोक्त जो क्रिया है वो दाईं ओर चलती है, ठीक है ना। जो उपरोक्त जो अभिक्रिया है ये कैसी, ये दाईं ओर चलती है। इसके बाद ये दाब का प्रभाव हो गया। इसके बाद अपन है ना, इसी अभिक्रिया में अपन देखेंगे ताप का प्रभाव। अब देखेंगे अपन ताप का प्रभाव। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है इसमें ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अमोनिया का जो निर्माण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया में अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है इसमें जो टेम्परेचर है वो कम रखा जाता है, ताकि क्या है, इसका जो निर्माण है वो अधिक से हो सके, ठीक है ना। यही एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सॉरी, इसमें ऊष्मा क्या है ना, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। 22,400 कैलोरी इसमें ऊर्जा क्या है, बाहर निकलती है। इस तरीके से ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या इसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक अभिक्रिया बोलते हैं। लीसा तेलिए है ना नियम के अनुसार अभिक्रिया जो है वो उस दिशा में होगी जहां पर ताप की वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। जहां पे ये अभिक्रिया उसी दिशा में होगी जहां पे ताप में वृद्धि का जो प्रभाव है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। इससे जो अभिक्रिया है वो बाई दिशा में चलने लगती है, ठीक है ना। और जैसे ही अपन इसका ताप बढ़ाएंगे है ना, तो ताप बढ़ाने पर जो अमोनिया का निर्माण है वो कम हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया का जो ताप है वो कम किया जाता है, ताकि अमोनिया का निर्माण अधिक से अधिक हो सके।
इसके बाद आता है इसमें सांद्रण का प्रभाव। तीसरा है सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव, तो साम्यावस्था में इस तंत्र में कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना मिला दी जाए तो इस दिशा में है ना जो अभिक्रिया है वो उस दिशा में चली जाती है जहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह प्रभाव अमोनिया की अधिक मात्रा के बनने में निरस्त हो जाएगा अतः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाने पर अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी। तो जैसे ही अपन इसमें नाइट्रोजन और है ना हाइड्रोजन इनका स्तर अपन जैसे ही बढ़ा देंगे तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण भी क्या है अधिक मात्रा में होने लगता है। सांद्रण का जो प्रभाव है वो अपन है ना निम्नलिखित समीकरण के द्वारा है ना दर्शा सकती है ना। Kc क्या होता है, ये सांद्रण होता है और सांद्रण अपन ने लिखना सीख लिया है ना। यहाँ पे लिखना है NH3 और इसका जो 2 है जो 2 मोल है इसको स्क्वायर में लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे नीचे लिखना है अपन को नाइट्रोजन N2 और इसके बाद H2 और जो 3 यहाँ पे लिखा है इसकी घात चढ़ा देती है 3। तो जैसे ही अपन इनका सांद्रण बढ़ाएंगे, इनकी मात्रा बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो जो अमोनिया का जो निर्माण है वो तेज हो जाता है, यानी कि अमोनिया के निर्माण में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके साम पर दाब, ताप और सांद्रण का ये प्रभाव पड़ता है, जिसको अपन ने अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है उसके द्वारा अपन ने इसको देखा है। इसके बाद अपन अब आयनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके पहले अपन आयनिक साम्य है ना पढ़ेंगे और उसमें अपन है ना प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट है ना इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इनसे जो अम्ल क्षार है ना जो थ्योरी दी गई है ना, तो जो मेन काफी सारी चीजें इसमें आयनिक साम्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन उदाहरण के तौर पर प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के बारे में है ना अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो है आयनिक साम्य। तो इसमें अपन है ना विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट है ना और इसके अंतर्गत आने वाले प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के बारे में भी है ना अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो 1842 में है ना एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने जो पदार्थ होते हैं उनके जलीय विलयन या है ना पिघली हुई अवस्था में ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन है ना होने देते हैं या जो नहीं होने देते हैं है ना, तो उस आधार पर उन्होंने है ना इन पदार्थों को है ना 2 भागों में डिवाइड किया है ना, जिसमें से एक को अपन विद्युत अपघट्ट और दूसरे को अपन विद्युत अनपघट्ट कहते हैं है ना। तो वो अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे सन 1842 में, सन 1842 में फैराडे ने, सन 1842 में फैराडे ने सभी पदार्थों को जलीय विलयन में से विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने, सन 1842 में फैराडे ने सभी पदार्थों को जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देने
होने देने की क्षमता, प्रवाहित होने देने की क्षमता के आधार पर, दो भागों में, दो भागों में, दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक को बोलते हैं अपन, जिसमें दो भागों में विभाजित किया। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्ट, पहला है विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, और दूसरा है विद्युत अनपघट्ट। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन, है ना, विद्युत अपघट्ट की, कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ये दोनों के नाम लिख लो पहले यहीं पे। एक को विद्युत अपघट्ट, और दूसरे को बोलते हैं विद्युत अनपघट्ट, विद्युत अनपघट्ट, अनपघट्ट। विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट। तो पहले अपन विद्युत अपघट्ट के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्ट इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। विद्युत अपघट्ट कहलाती है, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे, जैसे अकार्बनिक अम्लों, क्षारकों और लवणों के उदाहरण में अकार्बनिक अम्लों, अकार्बनिक अम्लों, क्षारकों एवं लवणों के, एवं लवणों के जलीय विलयन, लवणों के जलीय विलयन। जैसे कि HNO3 है या HCl है, HCl हो गया, NaOH हो गया, है ना, NaCl हो गया, ये सारे क्या है, ये विद्युत का चालन करते हैं। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये लवण हो गया, तीनों क्या है, ये विद्युत का, है ना, जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं करते। जैसे नमक है NaCl, है ना, तो नमक को यदि पानी में घोल लें तो विद्युत का चालन करता है। यदि नमक को अपन पिघला दें, है ना, तो ये विद्युत का चालन करता है।
लेकिन अगर नमक ऐसी ले लें अपन तो वो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो ये क्या है, पिघली हुई अवस्था या जलीय अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार दूसरा आता है विद्युत अनअपघट्य। दूसरा है विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य इनको बोलते हैं अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनको बोलते हैं अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे यूरिया NH2 CONH2। जैसे यूरिया, शर्करा C6H12O6। ये क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसलिए क्या है, इसलिए विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं, है ना। इसलिए इनको विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। लेकिन अपन डिटेल में अब इसका पढ़ेंगे अपन, है ना, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी कि प्रबल में क्या होता है, जो पूरी तरीके से जल में घोलने पर आयनित हो जाता है, ठीक है ना, तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जो कि क्या पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है। यदि मान चलो 100% अपन ने कोई पदार्थ मिलाया है, ठीक है ना, तो उसका, है ना, कुछ ही भाग 100 में से, है ना, हो सकता है 20% ही आयनित हो, है ना, 40% भी हो सकता है, आधा 50% भी हो सकता है, मतलब पूरी 100% आयनित नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो, है ना, वो होते हैं, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, है ना। तो अब इसका अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पुनः जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है ना, तो वैज्ञानिक फैराडे ने इनको पुनः दो, है ना, भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य, या जिनको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो, है ना, ऐसे होते हैं, या ये ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं,
पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये जल में 100% वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं। और एग्जाम्पल में उदाहरण आता है इनका। उदाहरण है NaOH, HCl, NaOH, HCl, H2SO4, H2SO4, NaCl, KNO3, NaCl, KNO3। तो इस प्रकार के है ना जो पदार्थ होते हैं, ये जैसे ही अपन इसमें जल में घोलेंगे इनको, तो ये पूरी तरीके से क्या है, वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि NaCl का अपन वियोजन देखें, NaCl है, NaCl का अपन ने 1 मोल लिया है, ठीक है ना, तो ये जल में वियोजित होकर के क्या NaCl प्लस और NaCl माइनस, यानी कि 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है, ठीक है ना। तो जैसे इसको अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है ना, इसको क्या कर देना, अपन को पानी में घोलना है प्लस में H2O। तो जैसे ही अपन इसको पानी में घोलेंगे तो ये क्या पूर्णतः उसमें वियोजित हो जाता है, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग नहीं होकर के दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो NaCl को जैसे पानी में घोलेंगे अपन, तो ये क्या है, उसमें वियोजित हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्या है, पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या है, अपन प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसको अरेंज किए दे रहे हैं, इसके बाद देखेंगे अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनको बोलते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते या बहुत कम मात्रा में वियोजित होते हैं, बहुत कम मात्रा में वियोजित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाती है। एग्जाम्पल NaOH
NH4OH, NH4OH, CH3, COOH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल। ये क्या होते हैं, ये जल में क्या है बहुत ही कम वियोजित होते हैं, ठीक है ना, या आंशिक रूप से ही ये केवल वियोजित होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल है, इसको अपन पानी में घोलेंगे, एसिटिक अम्ल है, जैसे इसको अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है ना, तो इसकी कुछ ही मात्रा क्या है, वियोजित हो पाती है। इसकी कुछ ही मात्रा क्या है, पानी में वियोजित हो पाती है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एक दूसरे के साम्य में रहते हैं, ठीक है ना, तो साम्य में रहते हैं इसलिए इसको, है ना, ये जो तीर है, ठीक है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले, है ना, तीर से इसको दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये अपन ने देखे, है ना, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इसके बाद अपन, है ना, पढ़ेंगे इसमें वियोजन और आयनन में अंतर, कि वियोजन और आयनन में क्या अंतर होता है, और उसके बाद कुछ सिद्धांत, यानी कि, है ना, इनसे अपघट्ट से संबंधित कुछ, है ना, सिद्धांत भी आने वाले हैं, जैसे ऑस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत है, ठीक है ना, और इसके बाद कुछ थ्योरी भी दी गई है ना, अम्ल क्षार को, है ना, कि कौन से अम्ल होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, तो ये सारी थ्योरी भी दी गई है। तो जो आज की क्लास है वो अपन इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना, तो जो भी हमने जो टॉपिक बताए हैं वो अपन अगली क्लास में, है ना, देखेंगे। बाकी जो आज के जो, है ना, जितना है आज यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।